जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आकाश पुरोहित। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल विजन स्टडी में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, आज का टॉपिक हम कवर करने वाले हैं भारत की भौगोलिक स्थिति। दोस्तों ना कि भारत की भौगोलिक स्थिति कवर करेंगे, जो कि करंट के थोड़े बहुत विषय भी हैं दोस्तों, जैसे काला पानी डिस्प्यूट और साथ में जम्मू कश्मीर का मुद्दा जो कि 370 हटने के बाद में नया मैप जारी हुआ जो जम्मू कश्मीर का, उसके बारे में, दमन एवं द्वीप के बारे में, जो 26 जनवरी 2020 को दमन एवं द्वीप एवं नगर हवेली को साथ में कर दिया। दोस्तों चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति छोटे से मोटिवेशनल थॉट के साथ में। हौसले की तरकस में कोशिश का तीर जारी रखना, हौसले की तरकस में कोशिश का तीर जारी रखना दोस्तों। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जारी रखना दोस्तों, जीतने की उम्मीद जारी रखना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भारत का सबसे पहले देशांतरीय विस्तार देखते हैं दोस्तों। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तार है दोस्तों। अब आप लोग समझे होंगे कि पूर्वी देशांतर ये क्या है, यहां से यहां तक ऐसा बता दिया नंबर में। चलिए दोस्तों इस पे समझते हैं थोड़ा सा ग्लोब पर। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये ग्लोब है। पृथ्वी का काल्पनिक आकार ही ग्लोब कहा जाता है दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये पृथ्वी अपने इसी आकार में है थोड़ी बहुत, और पृथ्वी पर ये काल्पनिक रेखाएं भी खींची गई हैं। काल्पनिक रेखाएं दोस्तों जो वास्तविक पृथ्वी पर तो नहीं है, लेकिन हमने पृथ्वी को समझने के लिए, पृथ्वी की किसी भी पॉइंट की स्थिति जानने के लिए ये काल्पनिक रेखाएं खींची हैं। तो इन काल्पनिक रेखाओं पे दोस्तों देख सकते हैं आप, जैसे कि ये अक्षांशी, जो ये लेटी हुई रेखाएं दोस्तों, ये लेटी हुई रेखाएं, इनको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। और ये जो रेखाएं हैं, इनको खड़ी हुई रेखाएं हैं, इनको लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं कहा जाता है, और इनको लेटीट्यूड या अक्षांश रेखाएं कहा जाता है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप ये रेखा देख पा रहे होंगे 0 डिग्री, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 0 डिग्री। अब ये 0 डिग्री का क्या मतलब है? यहाँ पर ये 0 डिग्री रेखा है जो दोस्तों, वो दो भागों में बांटती है पृथ्वी को, एक तो पूर्वी और एक दक्षिणी। अब ये पूर्वी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध। अब मैं यहाँ पर गोलार्ध का उपयोग कर रहा हूँ, आधा गोला गोलार्ध, आधा गोला। तो अब जैसे देख पा रहे होंगे आप, ये यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध में विभाजित कर रही है ये रेखा, इसको एक ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति आप जैसे देख पा रहे होंगे, चिड़िया के रूप में मैंने बनाया है यहाँ पर। भारत की स्थिति कौन से गोलार्ध में है दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में। अब उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति है, तो अगर जब भी हम लोग अक्षांशीय रेखाओं के विस्तार के बारे में बात करते हैं, अक्षांशीय रेखाएं कौन सी होंगी दोस्तों? जैसे कि ये यहाँ से जा रही है, ऐसे यहाँ से भी गई होगी, और फिर ऐसे ऐसे ये यहाँ से भारत के आखिरी पॉइंट से, तो ये आखिरी पॉइंट से ही भारत के अक्षांशीय विस्तार, मतलब दक्षिण का सबसे आखिरी बिंदु और ऊपर का सबसे आखिरी बिंदु उत्तर का, दोनों को देखते हैं, वही भारत का अक्षांशीय विस्तार होता है। और देशांतरीय विस्तार की बात करें दोस्तों अगर, तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, ये भारत का देशांतरीय विस्तार होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भारत के समझने के लिए थोड़ा सा। अभी आप जैसे देख पा रहे होंगे, भारत को यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर जब भी अपन लोग अक्षांशीय रेखाओं के बारे में, अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं भारत के बारे में, तो यहाँ पर उत्तरी अक्षांश लगाते हैं हमेशा, उत्तरी अक्षांश। जैसे कि अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर भारत की अक्षांशीय विस्तार की, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, और 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश कहा जाता है दोस्तों इसको। और अगर भारत की बात करें अपन लोग देशांतरीय विस्तार की, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये भी 0 डिग्री है, ये भी 0 डिग्री, लेकिन ये देशांतर लॉन्गिट्यूड रेखा है। अब अगर इसको, ये भारत को कौन से भाग में विभाजित करती है दोस्तों? ये पूर्वी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, ये भी तो दो भागों में विभाजित कर रही है दोस्तों। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि ये कौन सा हो जाएगा? ईस्टर्न, और ये नॉर्दर्न, वेस्टर्न। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये पूर्वी में और ये पश्चिमी में, ये दो भागों में विभाजित कर रही है। तो भारत की स्थिति कहां दिख रही है दोस्तों? आपको देख सकते हैं पूर्वी में। इसीलिए जब भी हम देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो हमेशा पूर्वी देशांतर लगाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरीय विस्तार है भारत का। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों।
तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसको क्या कहा जाता है? इंदिराकोल। क्या कहा जाता है दोस्तों? इंदिराकोल, जो कि पीओके में स्थित है। अब बात करेंगे तो आप लोग बोलेंगे कि पीओके तो भारत का हिस्सा है ही नहीं, तो उसमें क्यों दिया जाता है? इस तरीके से दोस्तों, K2 गोल्डविन आस्टिन भी है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, वो भी भारत में नहीं है, क्योंकि यहीं से इसी के बाजू से तो K2 गोल्डविन आस्टिन है काराकोरम श्रेणी पर। तो लेकिन क्या है, भारत का हिस्सा जरूर नहीं है ये, मतलब भारत का उस पर कब्जा नहीं है अभी फिलहाल में, लेकिन भारत इसको अपना हिस्सा मानता है, जिसके जरिए ये अपन इंदिराकोल यहाँ पर मानते हैं। और भारत का अगर सबसे दक्षिणी बिंदु देखा जाए, मुख्य भूमि की अगर बात करते हैं दोस्तों, अगर देखिए एग्जामिनर आपसे दो प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, एक तो मुख्य भूमि और सबसे दक्षिणी बिंदु। अगर दोस्तों एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है भारत का, तो सबसे दक्षिणी बिंदु अगर बोला जाए तो इंदिरा पॉइंट है, 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है जो। और अगर मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कहा जाए तो कैप कमोरिन, जिसको कन्याकुमारी भी कहा जाता है, तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है, ये इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर ही स्थित है। ये आखिरी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का आखिरी द्वीप है। द्वीप आइसलैंड होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है आइसलैंड में कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, चारों तरफ से जो एरिया पानी से घिरा हुआ होता है ना दोस्तों, उसको कहा जाता है आइलैंड, यहाँ पर द्वीप। और जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, जैसे कि भारत का जो नीचे का हिस्सा है ये 3 तरफ से, यहाँ पर जैसे बोला जाए तो अरब सागर, और अगर दोस्तों बात की जाए पूर्व की तो यहाँ पर अंडमान निकोबार एवं इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी दोस्तों, तो बंगाल की खाड़ी इस तरफ स्थित है, तो और नीचे हिंद महासागर, तो तीनों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है। इसको प्रायद्वीप बोला जाता है। जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो उसको कहा जाता है प्रायद्वीप, और जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसको कहा जाता है द्वीप। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं। ये अपन ने देख लिया इंदिरा पॉइंट। अगर मुख्य भूमि का आपसे पूछा जाए तो कैप कैमोरिन, और अगर आपसे पूछा जाए सबसे दक्षिणी बिंदु तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। अब बात करते हैं सबसे पश्चिमी बिंदु की, तो गौर माता, जिसको गुजरात में स्थित है, इसको गौर माता कहा जाता है। और सबसे पूर्वी बिंदु कहा जाए तो किबिथु कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। बात करते हैं थोड़ा सा भारत की ऊपर वाले हिस्से की बात करते हैं दोस्तों। ये भारत का मध्य प्रदेश है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से हूं इसीलिए मैंने ये बनाया हुआ है, और साथ में इससे रिलेटेड एक चीज भी आज कवर करेंगे करंट में। तो चलिए दोस्तों, भारत की थोड़ा सा ऊपर वाले हिस्से में देखते हैं ये लाइन क्या बनाई हुई है मैंने, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अब ये यहाँ से जो ये वाली लाइन आई है, ये वाली लाइन ये दर्शाती है पाकिस्तान के मैप को। पाकिस्तान के मैप को दर्शाती है कौन सी वाली लाइन दोस्तों? ये वाली लाइन जो आई हुई है। और ये वाली जो लाइन है ये अफगानिस्तान के मैप को दर्शाती है। ये यहाँ से अफगानिस्तान की सीमा सिर्फ इतनी सी लगती है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ से सिर्फ इतनी सीमा। उसके बाद में यहीं से ये चाइना की लाइन स्टार्ट हो जाती है, और फिर ये इतना चाइना एरिया, और यहाँ से भी ये लाइन साइड से उतना कवर नहीं हो पा रहा है, लेकिन बहुत छोटे होने के कारण, लेकिन मैंने काफी हद तक कवर किया है। तो ये यहाँ से चाइना की लाइन, और फिर यहाँ से म्यांमार, और ये नीचे से भी म्यांमार लग जाता है दोस्तों, और ये यहाँ पर मालदीव, और ये यहाँ पर श्रीलंका। तो भारत के सभी देशों की स्थिति आपने देख ली होगी कि भारत के चारों तरफ कौन कौन से देश हैं। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं थोड़ा सा इन देशों के बारे में। अगर पाकिस्तान की बात की जाए दोस्तों, तो ये भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। 1947 ईस्वी में इसको अलग कर दिया गया, और अफगानिस्तान भी भारत के हिस्से में ही आता था दोस्तों, लेकिन इसको काफी समय पहले अलग कर दिया। और चाइना के यहाँ पर दोस्तों पड़ता है हिमालय की एक पर्सनल क्लास निकालूंगा दोस्तों किसी दिन, तो उस क्लास में ये पूरा हिमालय कवर करेंगे अपन लोग, बहुत अच्छे से विस्तार से कवर करेंगे हिमालय। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर जरूर करें। आगे कवर करते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर म्यांमार की, ये म्यांमार भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। 1937 ईस्वी में म्यांमार को अलग कर दिया गया था। और यहाँ पर अगर देखा जाए, ये नारियल के समान आकृति का ये क्या टंगा हुआ है दोस्तों? ये श्रीलंका है, जो मतलब सिर्फ हिल डुल रहा है। और यहाँ पर बांग्लादेश है दोस्तों। अगर बात की जाए बांग्लादेश की, तो ये बांग्लादेश यहाँ पर भारत में पूरी तरह से सम्मिलित है भारत में। और दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर, तो ये मालदीव है। मालदीव भी एक द्वीप समूह है।
मतलब काफी सारे छोटे छोटे द्वीपों का मिलाकर इसको मालद्वीप बनाया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इनके बारे में। पाकिस्तान की जो सीमा है यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ से लगते हुए और ये यहाँ जम्मू कश्मीर तक जाती है और टोटल 3323 किलोमीटर, टोटल 3323 किलोमीटर टच करती है सीमा किसके साथ में, पाकिस्तान के साथ में भारत की। और अगर बात की जाए अफगानिस्तान के साथ में, तो सबसे कम सीमा रेखा जो भारत की स्पर्श करती है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान को करती है। कितनी, 106 किलोमीटर, ओनली 106 किलोमीटर टच करती है भारत की सीमा रेखा किसके साथ में, अफगानिस्तान के साथ में। और साथ में दोस्तों बात करेंगे अगर चीन की, तो चीन के साथ में 3488 किलोमीटर यहाँ पर लिखा हुआ है, 3488 किलोमीटर सीमा टच करती है चीन के साथ में। और अगर बात करें यहाँ पर बांग्लादेश के साथ में, जो कि बांग्लादेश के साथ में सबसे ज्यादा सीमा रेखा अपनी टच होती है, बांग्लादेश के साथ में कितनी होती है दोस्तों, 4097 मतलब 4097 किलोमीटर। और यहीं पर बात करें अगर तो श्रीलंका की दोस्तों, तो श्रीलंका अलग होता है किससे, भारत से, पाक जलडमरू से। किससे, पाक जलडमरू से। ये यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है पाक जल संधि और यहीं पे नीचे मन्नार की खाड़ी पड़ जाती है दोस्तों। तो ये पाक जल संधि से ही डमरू मतलब क्या होता है, एक छोटा सा रास्ता होता है नदी के समान, नदी से भी बड़ा थोड़ा रास्ता होता है। जैसे कि ये दो देश हैं, ये एक देश एग्जाम्पल बना रहा हूं दोस्तों, और इनके बीच से अगर ये कोई ये अगर है तो इसको जल डमरू कहा जाता है दोस्तों, इसी को बोलते हैं जल संधि। तो ये भारत और श्रीलंका किस जल संधि के द्वारा अलग होते हैं, पाक जल संधि के द्वारा। और यहीं पर दोस्तों अगर बात की जाए तो ये रामेश्वरम स्थित है। कौन सा दोस्तों, रामेश्वरम। रामेश्वरम आप लोग जानते होंगे, भगवान श्री राम जब श्रीलंका जा रहे थे तो उस समय पर उन्होंने रुके थे श्रीलंका पर भारत जाने के लिए। यहीं के धनुषकोडी से लेकर यहाँ पर तलाई मन्नार, श्रीलंका का एक द्वीप है तलाई मन्नार, यहाँ पर आखिरी में एक जगह है श्रीलंका की, वहां पड़ता है तलाई मन्नार। तो यहां से धनुषकोडी से लेकर तलाई मन्नार तक दोस्तों क्या बनाया था, राम सेतु, एडम्स ब्रिज, जिसको वर्तमान में अभी एडम्स ब्रिज कहा जाता है या आदम ब्रिज और राम सेतु भी कहा जाता है इसी को। ये आप देख पा रहे होंगे जाफना, ये जाफना क्या लिखा है, ये जाफना वो आइलैंड है दोस्तों, यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है, लिट्टे नामक जनजाति। जो आप राजीव गांधी के बारे में आपने सुना होगा, जो 1980 के दशक में रहे थे, 1980 से लेके आगे तक रहे थे प्रधानमंत्री पद पर भारत में। तो उनकी हत्या किसने की थी, तो लिट्टे नामक जनजाति ही थी जिसकी हत्या की थी किसकी, राजीव गांधी की। एक लिट्टे नामक ही थे, यहां से पहले वो तमिलनाडु पहुंचे, तमिलनाडु से जाकर फिर उन्होंने आगे जाकर भारत में आकर फिर हत्या कर दी थी किसकी, राजीव गांधी की। दोस्तों यहाँ पर जाफना आइलैंड पर ही पाई जाती थी वो जनजाति, लेकिन अब इसको नष्ट कर दिया गया है। राजीव गांधी की मृत्यु के कुछ समय पश्चात इसको नष्ट कर दिया था श्रीलंका के द्वारा। क्योंकि अब बात आती है राजीव गांधी की हत्या क्यों की थी उन्होंने, थोड़ा सा पीछे चलेंगे दोस्तों। ये श्रीलंका था, यहाँ पर श्रीलंका का आइलैंड पाया जाता था जाफना। ये यहाँ पर क्या हुआ था श्रीलंका के जो सताए हुए लोग थे वो यहाँ पर आके रहने लगे थे, और इन्होंने क्या कर दिया था श्रीलंका में विद्रोह, जिसको दबाने में मदद की थी राजीव गांधी ने। क्योंकि यहाँ से राजीव गांधी ने अपनी कुछ सेना भेजी थी जाफना आइलैंड पर। तो इससे क्रोधित होकर लिट्टियों ने, जो लिट्टे थे जनजाति, वो भारत आई और राजीव गांधी की हत्या कर देती है। तो ये जानकारी श्रीलंका के बारे में। एक बार और सुन लीजिए दोस्तों कि यहां से धनुषकोडी से लेकर कहां तक, तलाई मन्नार तक क्या बना हुआ है, राम सेतु। अब बात करते हैं मालदीव की। तो यहां पर अपना एक द्वीप है मिनिकॉय। मिनिकॉय द्वीप, ये मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है कौन सा, 8 डिग्री चैनल। दोस्तों कौन सा डिग्री, 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल, अब 8 डिग्री चैनल क्या है दोस्तों, ये भी एक अक्षांशीय रेखा है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर अगर रेखाएं आई हैं, अब यहाँ पर कितना था दोस्तों, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर। अब यहीं पे अगर देखा जाए तो यहाँ से 8 डिग्री रेखा भी तो गई होगी, अक्षांश रेखा, लेटीट्यूड। तो यहाँ से
जो मिनिकाय को और मालदीव को अलग करती है, मतलब भारत से मालदीव को अलग करने वाली रेखा कौन सी कहलाती है? 8 डिग्री चैनल। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर राजधानी है लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप द्वीप समूह है दोस्तों, इसको भी अपन कवर करेंगे आगे, नेक्स्ट क्लास निकालूंगा जब, तो अंडमान निकोबार के साथ में ही इसको कवर करेंगे लक्षद्वीप को। तो यहाँ पर लक्षद्वीप की राजधानी पाई जाती है कवरत्ती। कवरत्ती से मिनिकाय को जो अलग करती है वो है 9 डिग्री चैनल। कौन सा डिग्री? 9 डिग्री चैनल। ये यहाँ से कवरत्ती राजधानी आप लोग लिख सकते हैं। कवरत्ती इसकी राजधानी है लक्षद्वीप की। तो जो ये मालदीव से मिनिकाय को अलग करती है, किससे? कवरत्ती से, लक्षद्वीप से। चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा चलते हैं। यहाँ की अब स्थिति आप लोग समझ गए होंगे। फिर भारत के नीचे जो दक्षिण में है वो भूमध्य सागर है, इसके ऊपर थोड़ा सा समझते हैं। ये दमन एवं द्वीप है दोस्तों, यहीं पर है दमन एवं द्वीप। और थोड़ा सा इसी के ऊपर यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर से टच होते हुए थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर नगर हवेली भी है। तो 26 जनवरी 2020 को, मैं कह रहा हूं 26 जनवरी 2020 को दमन एवं द्वीप को शामिल कर दिया गया है। एक ही यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया है। यूनियन टेरिटरी मतलब संघ शासित क्षेत्र। संघ शासित क्षेत्र मतलब यहाँ पर अलग से सरकार नहीं होगी, यहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं और यहाँ पर शासन किसका रहता है दोस्तों? संघ सरकार का। संघ सरकार, केंद्र सरकार का शासन रहता है। और अगर बात करें आगे थोड़ा सा ऊपर चलकर, यहाँ पर गौ माता अपन ने समझ ही लिया है। यहीं पर पड़ता है कच्छ का रण दोस्तों, कच्छ का रण जो पाकिस्तान के साथ आज भी विवादित है। तो दोस्तों पाकिस्तान तो बिल्कुल पागल हो चुका है। अभी कुछ समय पहले इसने, अभी जस्ट करंट की ही बात है, जम्मू कश्मीर के लद्दाख को अपने आप में दिखाया था, गुजरात को अपने आप में दिखाया था दोस्तों। यहाँ पर किसने? पाकिस्तान ने। अभी कुछ समय 4-5 दिन की पहले की ही बात है। और इसके बाद पाकिस्तान को छोड़ते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। कर्क रेखा के बारे में अपन ने समझ लिया। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? अपने 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? 8 राज्य: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और दोस्तों एक क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कर्क रेखा से। कर्क रेखा से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कर्क रेखा किस राज्य की राजधानी के बीचों बीच से होकर गुजरती है? किस राज्य की राजधानी से होकर गुजरती है? तो वो है झारखंड दोस्तों। झारखंड की राजधानी है रांची। रांची आप समझ गए होंगे। रांची किसका क्षेत्र है दोस्तों? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी जो अभी संन्यास लेने की उन्होंने घोषणा की है अंतरराष्ट्रीय मैचों से। तो यहाँ पर झारखंड की राजधानी रांची पर, रांची से बीचों बीच से होकर गुजरती है क्या? कर्क रेखा दोस्तों। इसके ऊपर चलते हैं। दिल्ली एनसीआर, नई दिल्ली। अब यहाँ पर ये भारत की कैपिटल क्या है? एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल। नेशनल कैपिटल कौन है अपनी आपकी भारत की? नई दिल्ली। थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे दोस्तों, तो ये अफगानिस्तान 106 किलोमीटर सबसे कम सीमा रेखा को टच करने वाला अफगानिस्तान है। और यहीं पर अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, यहां पर जम्मू कश्मीर के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता था कि जम्मू कश्मीर को 2019 के पहले क्या था कि ये अलग स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्राप्त था। इसको, ये अलग राज्य था, इसका अलग झंडा था, अलग संविधान, सब कुछ इसका अलग ही हुआ करता था। लेकिन मोदी सरकार ने, मित्रों ने क्या किया? 370 को हटा दिया। और 370 को हटाने के बाद में इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया दोस्तों, जैसे जम्मू कश्मीर और यहाँ पर लद्दाख। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, ये वाला हिस्सा, ये है जम्मू कश्मीर। क्या है दोस्तों? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और ये जो ऊपर वाला आप हिस्सा देख रहे हैं, ये क्या है दोस्तों? ये लद्दाख है। ये क्या है दोस्तों? ये लद्दाख है। तो और ये वाला हिस्सा, ये पीओके और ये अक्साई चीन। ये पीओके 1947 के युद्ध के बाद में इसको भारत जो स्थिति थी वहीं पर स्थिति रहने दी। मतलब यहाँ तक सेना आ चुकी थी पाकिस्तान की, तो यहाँ पर सेना रहने दी, और भारत की सेना यहीं तक थी तो यहीं तक रहने दी। और इसको पीओके को आज तक ये विवादित क्षेत्र है। अब मित्रों इसको भी अपने भारत में मिलाने की कोशिश में जारी है। और ये अक्साई चीन है। 1962 के युद्ध के बाद में चाइना की सेना यहां तक पहुंच गई थी और यहां से फिर आज तक पीछे नहीं हटी हुई है। इसी को अक्साई चीन कहा जाता है दोस्तों।
तो ये 1962 में जो चाइना के साथ में युद्ध हुआ था। अब दोस्तों बात करते हैं काला पानी डिस्प्यूट की। काला पानी विवाद जो है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी सबसे ज्यादा सुर्खियों में इससे क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है दोस्तों। इस बहुत ज्यादा रहा था अभी चर्चा में, क्योंकि काला पानी डिस्प्यूट क्यों रहा चर्चा में, क्योंकि 1962 में जब चाइना के साथ अपना युद्ध हुआ तो चाइना की जो कुछ सेना थी वो यहां से अंदर आने लगी थी, यहां से अंदर आने लगी। साथ में तो भारत को डर था कहीं चाइना की सेना यहां से अंदर ना आ जाए, तो इसके लिए नेपाल से मदद मांगता है 1962 में भारत, और कहता है कि मैं यहां पर अपनी सेना लगा लेता हूं। और नेपाल कहता है कि जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं, क्योंकि नेपाल अपने आप को उस समय छोटा भाई समझता था। लेकिन अभी वर्तमान में नेपाल की अगर प्रधानमंत्री की बात करूं, ओपी शर्मा ओली, तो जो ओली साहब हैं उन्होंने थोड़ा सा भड़क है अभी भारत के साथ में उनको। अब वो चीन कर रहा है तो थोड़ा सा उछल रहे हैं, हालांकि ये नहीं समझते हैं कि छोटे भाई ये हैं, भारत चाहे तो कितने टाइम तक माफ कर सकता है, लेकिन एक माफ करने की भी सीमा होती है। अब दोस्तों काला पानी डिस्प्यूट है तो 1962 में जब भारत ने लिया उस समय से भारत ने खाली ही नहीं किया। अब 2020 में जब भारत ने अपना नया मैप जारी किया उस समय ये सबसे ज्यादा विवाद में आ गया। नेपाल बोलता है कि ये तो भाई हमारा हिस्सा है, आपने इसको अपने मैप में क्यों दिखाया, लेकिन भारत बोलता है कि ये हमारा हिस्सा है। और ये टोटल 35 किलोमीटर का एरिया है दोस्तों, तो उसके लिए विवादित है नेपाल के साथ में काला पानी डिस्प्यूट। अब दोस्तों बात करते हैं यहां पर, तो ये है सिक्किम। क्या है? सिक्किम। अब सिक्किम की बात करें तो ये 7 बहनों में क्यों शामिल नहीं किया जाता है सिक्किम को, क्योंकि सिक्किम को दोस्तों हम लोगों ने बाद में मिलाया था। कब? 1975 ईस्वी में हमने इंदिरा गांधी की सरकार में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत में मिलाया था। इससे पहले ये स्वतंत्र राज्य हुआ, स्वतंत्र स्टेट था, अलग ही रह रहा था। लेकिन ये 1973 में भारत में शामिल हुआ और 1975 में हमने इसको एक राज्य का, स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया था, इसको राज्य, भारत के राज्य का दर्जा दे दिया था। और दोस्तों यहीं पे ये भूटान है। इसके आगे बात करते हैं तो 7 बहनों की, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दोस्तों, कि यहां से पूछ ही लिया जाता है कि 7 बहनों में कौन कौन से राज्य शामिल है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे देगा और 4 ऑप्शन में से कहेगा इनमें से कौन सा राज्य 7 बहनों में शामिल नहीं है। तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा, ये 7 बहन है दोस्तों। एक बार और गिनेंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम और मेघालय और त्रिपुरा, ये 7 के 7 राज्य हैं 7 बहनों में शामिल। अब दोस्तों यहां पर आगे बात करेंगे बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के साथ में हमारी सीमा लगती है 4097 और बांग्लादेश के साथ में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ था दोस्तों हमारा 2015 में। कब हुआ था? 2015 में बेरूवाड़ी संघ क्षेत्र जो था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था, किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ में। बांग्लादेश के साथ में क्या था 2015 में? लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। ये था बेरूवाड़ी संघ क्षेत्र, जो यहां से मतलब 2 क्षेत्र पड़ते थे, यहां से एक नदी बहती है, तो वहां पे वो नदी डिसाइड करती है भारत और बांग्लादेश की रेखा। तो कभी क्या होता है कि बाढ़ ज्यादा होने के कारण कभी ऐसी बह जाती है नदी, तो उसी के चलते यहाँ पे विवादित क्षेत्र था वो, लेकिन 2015 में इसको सुलझा दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर अभी करंट की, तो यहां पर एक बांग्लादेश का जहाज है VNS संग्राम उसको बोला जाता है, लेकिन दोस्तों उसका वास्तविक नाम सेंग्राम है। तो यहां से ये चलकर ये कहां जा रहा है? अभी आप लोगों ने सुना होगा कहां पर? बेरूट में क्या हुआ था? कहां की कैपिटल है? आप लोग मुझे कमेंट में करके बताएंगे बेरूट कहां की कैपिटल है। बेरूट में क्या हुआ था दोस्तों? एक अभी ब्लास्ट हुआ था, तो उसी के लिए बांग्लादेश मदद के लिए जहाज भेजा है। कौन सा? VNS, भी नहीं दोस्तों, VNS संग्राम। तो ये जहाज भेजा है, तो इसने आकर जब ये बांग्लादेश से चला तो ये घूमते हुए आया और यहां आकर केरल में इसने क्या किया है दोस्तों? ईंधन को फिल करने के लिए थोड़े टाइम के लिए विश्राम लिया है। अब ये बांग्लादेश से इंपोर्टेंट हो जाती है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश, इसको बनाने का क्या मकसद था? मध्य प्रदेश को बनाने का मकसद था, हाल ही में चर्चा में रहा स्वच्छता सर्वेक्षण 2020।
स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 पूरे विश्व का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है दोस्तों, एक बात आप याद रखिएगा। और साथ में अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे शीर्ष स्थान पर रहा स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में मध्य प्रदेश का इंदौर, जहां के क्या फेमस है दोस्तों, क्या फेमस है, पोहे। इंदौर के क्या फेमस है दोस्तों, पोहे। तो मध्य प्रदेश का इंदौर है जो वो टॉप पर रहा किसमें, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में। तो ये मध्य प्रदेश को बनाने का मुख्य मकसद था दोस्तों। और बाकी अपन ने कवर कर ही लिया है, ये ग्लोब भी कवर कर लिया, ये यहां पर पाकिस्तान, अक्साई चीन, काला पानी डिस्प्यूट, सिक्किम भी, किवतू भी कवर हो गया। अब थोड़ा सा ये समझते हैं दोस्तों, ये क्यों साइड में मैंने इसको बनाया हुआ है। इसको इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि जो भारत की जो यहां से पश्चिम से लेकर पूरब, पूरब से पश्चिम तक की जो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर दोस्तों। कितनी है, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर दोस्तों। और अगर यहां से उत्तर से दक्षिण तक की बात करें तो उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है दोस्तों, 3214 किलोमीटर दोस्तों, 214 किलोमीटर दोस्तों, 3214 किलोमीटर। अब यहां पर पूरा अपन लोगों ने कवर कर लिया है। ये मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं आप लोग जरूर बनाएं, इसको बनाएं कि और एक बार नहीं, कम से कम कई बार बनाएं, तब जाके ये प्रैक्टिस करने पर ऐसा हो जाना चाहिए कि बिल्कुल आपको याद हो जाए मौके। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मेहनत तो आज काफी ज्यादा हुई है और उम्मीद करता हूं आप लोग शेयर जरूर करेंगे। और दोस्तों आज की वीडियो का टारगेट रखते हैं, 30 लाइक्स का। अगर 30 लाइक्स हुए तो मैं बहुत खुश रहूंगा आप लोगों से, क्योंकि आज मेहनत थोड़ी ज्यादा हुई है। तो थैंक यू दोस्तों आज के सेशन के लिए, थैंक यू।